Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 3, General Principles Relating to Transfer of Property, Section 10 to 37. Let's quickly go through the synopsis first. In this module, we are going to cover conditions restraining alienation, enjoyment, defeating insolvency or assignability, that is section number 10 to 12, transfers to unborn person, section 13, rule against perpetuity and accumulation of income, section 14 to 18, vested and contingent interest, section 19 to 24, conditions precedent and subsequent conditional transfers, section 25 to 34, doctrine of election, apportionment, section 35 to 37. Quoting examples in this particular module is very important, so pay more attention on examples. Let's get started. सेक्शन नंबर 10, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन. जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विथ और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड. मतलब तुमने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र कर दी, ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र किए, बट उसमें कुछ कंडीशंस और लिमिटेशंस लगाए हैं जिससे ट्रांसफरी अपना जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपरली नहीं दिखा पा रहा है, वो उसको डिस्पोज नहीं कर पा रहा है. तो ऐसी जो कंडीशन है या लिमिटेशन है उसको वॉइड माना जाएगा. एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज वेयर द कंडीशन इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम. बट अगर लीज अग्रीमेंट है तो वो टेम्पररी ट्रांसफ़र माना जाता है, क्योंकि लीज इज़ अ राइट टू यूज़ द एसेट, तुमको ओनरशिप नहीं मिलता है. सो इन दैट केस टू प्रोटेक्ट द बेनिफिट ऑफ लेसर वहाँ पे कंडीशन लगाई जा सकती है. बट अदरवाइज आफ्टर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप अगर कोई कंडीशन लगाई जा रही है तो फिर हम उसको वॉइड मानेंगे. Provided that property may be transferred to or for the benefit of a woman not being a Hindu, Mohammedan or Buddhist, so that she will not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein. Restriction repugnant to interest created. मतलब ऐसे restriction जो unaccepted हो. टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है और इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, किसके फेवर में इंटरेस्ट जा रहा है? इन द फेवर ऑफ ट्रांसफरी. बट द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एन्जॉयड बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर. बट क्या बोला है? जो इंटरेस्ट है जो ट्रांसफरी को जा रहा है वो उसको किस तरीके से एन्जॉय करेगा या अप्लाई करेगा? इन अ पर्टिकुलर मैनर. और कौन स्पेसिफाई करेगा? ये ट्रांसफरी. Then he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction. But एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो such restrictions और conditions will be unaccepted and वो इस तरीके से उस इंटरेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकता है जैसे उसको कोई डायरेक्शन मिला ही नहीं है, वो ट्रांसफरी. Where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of property, nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of a breach thereof. मतलब जहाँ डायरेक्शन एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके दिए गए जिससे उसको बेनिफिशियल राइट मिले, किस चीज़ को लेके? दूसरी प्रॉपर्टी को लेके, सेकेंड प्रॉपर्टी को. तो इस सेक्शन में दिए गई नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अफेक्ट एनी राइट. तो इस सेक्शन में दिया गया कोई भी पॉइंट ट्रांसफरी के राइट्स को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो अनएक्सेप्टेड है, अनएक्सेप्टेबल है, रेपुग्नेंट है. सेक्शन नंबर 12, कंडीशंस मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन. जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है उस पर कंडीशन या लिमिटेशन रिजर्व किया गया है. क्या? रिजर्व्ड और गिवन टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन टू सीज ऑन हिज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, कि उसके जो इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएंगे. कब? अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर उस केस में उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. तो ऐसे जो कंडीशंस लगे हैं दैट इज़ वॉइड. सो जो हम पहला पार्ट देख रहे हैं वो क्या है? कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन, मतलब ट्रांसफ़र होने के बाद कंडीशन लगाना या उस पर उसके एन्जॉयमेंट पे, उसके इंटरेस्ट पे रोक लगाना,
या अगर इंसॉल्वेंट हो गया या सिनेबिलिटी हो गया तो बोलना कि अब तुम्हारे पास उसका इंटरेस्ट नहीं है, राइट नहीं है। तो ऐसे जो कंडीशंस होते हैं हम उनको वॉइड मानेंगे। दैट इज सेक्शन नंबर 10 to 12। बट अगर लीज है तो लीज में लेसोर के बेनिफिट के लिए ऐसे कंडीशंस लगाए जा सकते। सो लीज ट्रांसफर इज एन एक्सेप्शन अंडर दिस प्रोविजन। सेक्शन नंबर 13, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है किसी ऐसे पर्सन के बेनिफिट के लिए जो अभी तक दुनिया में आया ही नहीं है, तो फिर उस केस में जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उस पर्सन के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट। वो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा कब तक, अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। कि रिमेनिंग इंटरेस्ट ट्रांसफरर के पास है तो ही वो अनबॉर्न को ट्रांसफ़र कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज़ द ओनर टू बी। एग्जाम्पल क्या है, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की इन ट्रस्ट ऑफ ए एंड इज इंटेंडेड वाइफ। बट वो प्रॉपर्टी किसके ट्रस्ट में रहेगी, ए एंड वाइफ सक्सेसिवली फॉर देयर लाइव्स। और उनकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होंगी उनके एल्डर सन को ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ, उसकी लाइफ तक, और उसकी डेथ के बाद उसके सेकेंड सन को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होंगी। The interest so created for the benefit of eldest son does not take effect because it does not extend to the whole of A's remaining interest in the property. अब A का पूरा रिमेनिंग इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में, तो एल्डेस्ट सन के लिए वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी B को ट्रांसफ़र हुई है एंड उसमें A और A की वाइफ का दोनों का इंटरेस्ट है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period and to whom it attains full age the interest created is to belong। कि क्या बोला है, कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। कि उस इंसान की लाइफ टाइम एंड होने के बाद उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। दैट इज़ रूल अगेंस्ट परपिचुइटी। ट्रांसफ़र टू क्लास सम ऑफ होम अंडर सेक्शन 13 and 14। सेक्शन 13 अनबॉर्न पर्सन एंड सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, मतलब आफ्टर लाइफ टाइम। ये है लाइफ आने के पहले, ये है लाइफ ख़त्म होने के बाद। सो अगर ऐसा कोई ट्रांसफ़र है जहाँ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 13 और 14, 13 मतलब जो अभी तक दुनिया में आया नहीं, 14 मतलब जो दुनिया से चला गया है, सच इंटरेस्ट फेल्स इन रिगार्ड टू दोज पर्सन ओनली एंड नॉट इन रिगार्ड ऑफ द होल क्लास। मतलब वो इंटरेस्ट या वो जो राइट है वो किसके अगेंस्ट फेल होता है, अनबॉर्न के अगेंस्ट या पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है, बट नॉट अगेंस्ट द होल क्लास। ये इंटरेस्ट सिर्फ उनके लिए फेल होता है। सेक्शन नंबर 16, ट्रांसफ़र टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। जब सेक्शन 13 या 14 के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन और वो इंटरेस्ट फेल हो गया, ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन फेल्स इन रिगार्ड टू सच पर्सन और द होल ऑफ सच क्लास, एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन में जो भी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था एंड इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट आफ्टर और अपॉन सच फेलियर ऑफ सच प्रायर इंटरेस्ट ऑल्सो फेल्स। उसमें और भी जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट क्रिएट हुए थे ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट वो भी फेल हो जाएंगे। मतलब अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हुआ तो उसके बाद में जो इंटरेस्ट क्रिएट होने वाले थे वो भी फेल हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 17, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। अगर ट्रांसफ़र करते टाइम पे ऐसे कोई टर्म्स थे कि जो भी इनकम अराइज होंगी फ्रॉम द प्रॉपर्टी शैल बी एक्यूमुलेटेड, कि ए ने बी को ट्रांसफ़र किया बट उसमें टर्म्स क्या दिए कि जो भी इनकम अराइज होंगी वो एक्यूमुलेट करना है फॉर अ पीरियड और अ पार्ट ऑफ इट ड्यूरिंग अ पीरियड लॉन्गर देन लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर। कि अभी ए की लाइफ बची है, फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स तक ए रहा, और अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र या 18 ईयर्स, और वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल 20 and 18 ईयर्स फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दिस पीरियड। तो उससे इस पीरियड से ज़्यादा पीरियड के लिए जो टर्म्स है उनको हम वॉइड मानेंगे, मतलब दे स्टैंड कैंसिल।
they shall be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid period. मतलब ये दो से लॉन्गर, 1518 में लॉन्ग क्या है 18, 2018 में लॉन्ग है 18, तो ये दोनों में से जो लॉन्गर है, जो हाईएस्ट है, उसके ऊपर के पीरियड के लिए अगर ये डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उनको void मान लेंगे. Subsection 2, this section shall not affect any direction for accumulation for the purpose of payment of date of the transferor or any other person taking any interest under the transfer, or the provision of portions for children or remoter issue of the transferor or any of the person taking any interest under the transfer, or the preservation or maintenance of the property transferred. मतलब property transferred, पेमेंट ऑफ डेथ ऑफ द ट्रांसफरर, और फिर जिसके इंटरेस्ट में हुआ है वो पर्सन, एंड सच डायरेक्शन मे बी मेड अकॉर्डिंगली. सेक्शन 18, ट्रांसफर इन परपिचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक. अब जो रेस्ट्रिक्शंस है सेक्शन 14, 16 एंड 17 में, 14 में क्या रेस्ट्रिक्शन है, परपेचुइटी, 16 में फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, एंड 17 में कोई डायरेक्शन दिया है ओवर द सर्टेन पीरियड, लाइफ ऑफ ट्रांसफरर या 18 ईयर्स विच एवर इज लॉन्गर. तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस है, शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब एक्सेप्शन है, ये केस कब नहीं लगेगा, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इन द एडवांसमेंट ऑफ, मतलब बेनिफिट किसका है, पब्लिक का, इन द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड. वेस्टेड इंटरेस्ट, जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है इन द फेवर ऑफ अ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम कि उसका इफेक्ट कब रहेगा, या उसके टर्म स्पेसिफिक नहीं है, और ऑन द हैपनिंग ऑफ अ इवेंट विच में हैपन, सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर. अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजेशन. इसका एक एक्सप्लेनेशन है. An intention that an interest shall not be vested is not to be inferred merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed. Enjoyment मतलब right have been postponed, or whereby a prior interest in the same property is given or reversed to some other person, or whereby income arising from the property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrives, or from a provision that if a particular event shall happen, the interest shall pass to another person. Section number 20, when unborn person acquires vested interest on transfer of his benefit. जहाँ अनबॉर्न पर्सन कोई इंटरेस्ट अक्वायर कर रहा है, वहाँ पे जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई किसी अनबॉर्न पर्सन के नाम पे, तो जब भी वो बॉर्न होगा ही विल गेट द ओनरशिप बट ही विल नॉट एन्जॉय द राइट्स इमीडिएटली ऑन हिज बर्थ. मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल जाएगा बट ही विल नॉट बी एबल टू एंटाइटल टू एन्जॉय द राइट्स इमीडिएटली फ्रॉम हिज बर्थ. सेक्शन नंबर 21, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट. ना व्हाट इज़ कॉन्टिंजेंट, मतलब किसी दूसरी कंडीशन पे डिपेंड करना, किसी और इवेंट पे, कि फॉर एग्जांपल मैंने बोलना कि इंटरेस्ट ए क्या बोल रहा है बी को, इंटरेस्ट कब ट्रांसफ़र होगा, जब स्पेसिफिक इवेंट होगा या जब स्पेसिफिक इवेंट नहीं होगा. तो ये जो इवेंट है ये होगा या नहीं होगा, उस पर अगर इंटरेस्ट पास ऑन होने वाला है तो दैट इज़ कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. तो फिर अगर इंटरेस्ट हो गया वो वेस्टेड कब होगा, अगर मैंने बोल दिया कि अगर सो एंड सो इवेंट होता है तो मैं इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दूंगी प्रॉपर्टी में. अब अगर वो चीज़ हो गई, वो इवेंट हो गया, तो फिर अब वो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट बन जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट. एक्सेप्शन, इसका एक एक्सेप्शन है. वेयर अंडर अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अ पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट देयरिन अपॉन अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज. अब क्या है यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ए ने बी पे कंडीशन लगाई कि जब तुम 30 इयर्स के हो जाओगे मैं तुमको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा, उसका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दूंगा. अभी ये कॉन्टिंजेंट नहीं है, ये किसी ऐसे इवेंट पे नहीं डिपेंड करता ये होगा या नहीं होगा. सो दिस इज़ नॉट कॉन्टिंजेंट, दिस इज़ वेस्टेड ओनली बट आफ्टर अ सर्टन एज. ट्रांसफ़र टू मेंबर ऑफ अ क्लास हु अटेंड्स अ पर्टिकुलर एज. क्या बोला है, इंटरेस्ट कब तक वेस्ट नहीं करेगा, जब तक वो पर्सन वो पर्टिकुलर एज
अटेंड नहीं करता, बट उसको हम कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट भी नहीं बोलेंगे। सेक्शन नंबर 23, ट्रांसफर कॉन्टिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट, where on a transfer of property an interest therein is to accrue to a specified person if a specified uncertain event shall happen। अगर कोई specified uncertain event हुआ है and no time is mentioned for the occurrence of that event, और कोई time अगर mention नहीं किया गया है, the interest fails unless such event happens before or at the same time as the immediate or precedent interest ceases to exist। Section 24, transfer to such of certain person as survive at some period not specified। हम पहले इलुस्ट्रेशन देखेंगे फिर एक्सप्लेनेशन। ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फॉर लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी इक्वली टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम। ए ने क्या बोला, प्रॉपर्टी ए के बाद बी को जाएगी, बी के डेथ के बाद सी एंड डी को इक्वली जाएगी। सी डाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बी, अब यहाँ सी मर गया तो प्रॉपर्टी बी के बाद डायरेक्टली डी को जाएगी। ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टन पर्सन्स एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। इन क्या बोला है कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होंगी, किसी कंडीशन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पे कैसा पीरियड है कि जब बी मरेगा तब सी और डी को ट्रांसफर होंगी। सो एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड, पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, तो फिर उस केस में प्रॉपर्टी सिर्फ डी को ट्रांसफर होंगी क्योंकि सी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एनी मोर। कंडीशनल ट्रांसफर, ए ने बी को बोला कि इफ़ यू फुलफिल दिस कंडीशन आई विल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू यू, दैट इज कंडीशनल ट्रांसफर। अगर वो पॉसिबल है तो उसको कंडीशनल ट्रांसफ़र बोलेंगे, बट अगर ऐसी कोई कंडीशन है जो फुलफिल ही नहीं हो सकती तो फिर हम उसको पहले से ही वॉइड मान लेंगे कि वो हो ही नहीं सकता, दैट इज़ इम्पॉसिबल। अगर पॉसिबल कंडीशन है तो वो कंडीशनल ट्रांसफ़र होगा, इम्पॉसिबल है तो दैट वोंट बी अ कंडीशनल ट्रांसफ़र। इम्पॉसिबल या फ्रॉडुलेंट मैनर या बाय फॉरबिडन बाय लॉ, ऐसे कुछ तरीके से अगर कंडीशंस है तो उसको हम कंडीशनल ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। इलस्ट्रेशन, ए ने बी को क्या बोला कि अगर तुमने मेरे फार्म में 100 माइल्स वॉक किया 1 घंटे में तो मैं तुमको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, तो ये वॉइड है, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ए ने बी को बोला कि आई विल गिव यू 500 इफ़ यू मैरी माई डॉटर सी, बट जब ये होने वाला था उस दिन सी की डेथ हो गई, तो अब ये ट्रांसफ़र वॉइड है। ए ने बी को बोला कि वो बी को 500 रुपीज़ देगा अगर बी ने सी का मर्डर किया, तो ये ट्रांसफ़र वॉइड है। क्यों वॉइड? बिकॉज दिस इज इलीगल, फॉरबिडन बाय लॉ। A transfers rupees 500 to his niece C if she will desert her husband. This transfer is void. Fulfillment of condition precedent. अगर कोई ट्रांसफ़र ऐसा है कि ट्रांसफरी को पहले कोई कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी उसके बाद ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फुलफिल्ड इफ़ इट हैज़ बीन सब्सटेंशियली कंप्लाइड विथ। फिर अगर ट्रांसफरी ने वो कंडीशन कंप्लाई की तो हम मान लेंगे वो कंडीशन फुलफिल्ड है एंड अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, A transfers 5,000 to B on condition that he will marry with the consent of C, D and E. A ने B को बोला कि अगर तुमने C, D, E की मर्जी से शादी की तो मैं तुमको 5,000 दूंगा। अब इसमें से E की डेथ हो गई, अब B ने क्या किया, C और D की परमिशन से शादी की, तो हम मान लेंगे कि B ने कंडीशन फुलफिल की। सेम चीज़ अगर ये थी कि B को बोला गया कि C, D, E की मर्जी से शादी करो, B ने C, D, E की परमिशन ली बट शादी के बाद, तो फिर अब बी ने कंडीशन फुलफिल नहीं की क्योंकि उनके कंसेंट से शादी करना वाज द कंडीशन। शादी करने के बाद उनका कंसेंट लेना ये कंडीशन नहीं थी, तो फिर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी क्योंकि बी ने कंडीशन फुलफिल नहीं की। सेक्शन 27, कंडीशनल ट्रांसफ़र टू वन पर्सन कपल्ड विथ ट्रांसफ़र टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। हमने फर्स्ट पर्सन पे कंडीशनल ट्रांसफ़र लगाया, अगर कंडीशनल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है फर्स्ट पर्सन को, इफ़ ही फेल्स तो फिर हम दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करेंगे। सेक्शन नंबर 27, इसका एग्जाम्पल देखते।
A transfers rupees 500 to B on condition that he will execute a certain lease within 3 months after A's death, and if he should neglect to do so to C. A ने B के ऊपर क्या कंडीशन लगाई? पहला कंडीशनल ट्रांसफर क्या है कि B A की डेथ के 3 महीने बाद एक पर्टिकुलर लीज एग्जीक्यूट करेगा. तो पहले ट्रांसफर को कंडीशनल किया है, अगर वो फेल हो गया तो फिर दूसरा होगा. पर बी ए के पहले ही मर गया तो द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ सी शैल टेक इफेक्ट. तो फिर अब जो दूसरा है, प्रायर डिस्पोजिशन तो फेल हो गया, तो अभी दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी. इलस्ट्रेशन 2. ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, बट इन केस शी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम ट्रांसफर्स टू बी दैट विच शी हैड ट्रांसफर टू हर. ए ने क्या बोला? मैं मेरी प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और अगर वो मुझसे पहले लाइफ में मर गई, मेरे से पहले अगर वो मरती है तो मैं वो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करूँगा. बट अब ए और उसके वाइफ की डेथ साथ में हो गई. अब हम प्रूव ही नहीं कर पाए कि कौन पहले मर गया, तो इन दैट केस अब वो प्रॉपर्टी बी को नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्रायर डिस्पोजिशन क्या था कि ए की वाइफ उससे पहले मरना चाहिए, वो फेल ही नहीं हुआ, तो ये वाला ट्रांसफ़र नहीं होगा. जो सेकेंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र है वो अब नहीं होगा. Section 28. Ulterior transfer conditional on happening or non-happening of specified event. अगर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किसी कंडीशन पर डिपेंड है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट, तो इन दैट केस अ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट शैल नॉट हैपन, सच इंटरेस्ट शैल पास टू अनदर पर्सन. कि अगर बोला है इट इज़ ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ सच सम इवेंट और वो इवेंट सच में नहीं हुआ, तो फिर अब वो प्रॉपर्टी हो जाएगी ट्रांसफ़र. In each case, the disposition are subject to the rules contained in section 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 and 27. Fulfillment of condition subsequent. An ulterior disposition of the kind contemplated by the last preceding section cannot take effect unless the condition is strictly fulfilled. अगर कोई subsequent condition है और अगर वो fulfill नहीं होती है तो transfer नहीं होगा. Illustration. A transfers rupees 500 to B to be paid to him on his attaining his majority or marrying, with the proviso that if B dies a minor or marries without C's consent, then rupees 500 shall go to D. A ने B को क्या बोला? If you, जब तू मेजॉरिटी अटेंड करेगा या तू C की मर्जी से शादी करेगा तो I'll give you 500. बट क्या हो गया? B माइनर ही मर गया. नहीं, बी ने क्या किया? एज ऑफ 17 में शादी कर ली विदाउट सीज कंसेंट. मतलब बी ने एक तो मेजॉरिटी में शादी करनी चाहिए थी और उसने सी की कंसेंट लेनी चाहिए थी, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो अब ए ने वो अमाउंट डी को ट्रांसफ़र कर दी क्योंकि दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई. सेक्शन 30. प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टेरियर डिस्पोजिशन. इफ द अल्टेरियर डिस्पोजिशन इज नॉट वैलिड, द प्रायर डिस्पोजिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इट. A transfers a farm to B for her life, and if she does not desert her husband to C, B is entitled to the farm during her life as no condition has been inserted. Section 31. Condition that transfer shall cease to have effect in case specified uncertain event happens or does not happen. कंडीशन क्या है कि कोई स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट होगा या नहीं होगा तो हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो ट्रांसफ़र सीज हो जाएगा. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12, ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन में बी क्रिएटेड विद द कंडीशन सुपर एडेड दैट इट शैल सीज टू एग्जिस्ट इन केस अ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट शैल हैपन और इन केस अ सर्टन स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट शैल नॉट हैपन. Illustration. A transfer a farm to B for his life with the provision that in case B cuts down a certain wood, the transfer shall cease to if that effect. B cuts down the wood, he loses his life interest in the farm. ए ने बी को क्या बोला था कि मैं तुमको ये फार्म ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बट कुछ पर्टिकुलर वुड थे वो फार्म में जो बी कट नहीं कर सकता. अगर बी ने वो कट कर दिया तो वो ट्रांसफ़र वहीं ख़त्म हो जाएगा, शैल सीज टू हैव एन इफेक्ट. अब बी ने वो कट कर दिए तो अब बी का जो इंटरेस्ट था वो प्रॉपर्टी में ख़त्म हो गया एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड बैक टू ए. ए ट्रांसफर्स अ फार्म टू बी प्रोवाइडेड दैट बी शैल नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र.
हिज इंटरेस्ट इन द फार्म शैल सीज। अगर बी 3 साल के अंदर इंग्लैंड नहीं गया तो इसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और बी 3 साल तक इंग्लैंड नहीं गया तो अब उसका फार्म में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। सेक्शन 32, सच कंडीशन मस्ट नॉट बी इनवैलिड। A condition that an interest shall cease to exist may be valid if it is necessary that the event to which it relates be one which could legally constitute the condition of the creation of interest. अगर कंडीशन ही इनवैलिड है तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। सेक्शन 33, ट्रांसफ़र कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नॉट नो टाइम बीइंग स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस। अगर कोई ऐसी कंडीशन डालिए जिसमें कोई पर्टिकुलर एक्ट करना है बट उसका टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। When on a transfer of property, interest is subject to a condition कि पर्सन को कुछ परफॉर्म करना है बट कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई किया है कि कब तक परफॉर्म करना है। द कंडीशन इज ब्रोकन व्हेन ही रेंडर्स इम्पॉसिबल परमानेंटली और फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट। सेक्शन 34, ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट टाइम बीइंग स्पेसिफाइड। अब अगर कंडीशन है कि तुमको कोई एक्ट करना है और टाइम भी स्पेसिफाइड है तो फिर उसको वही टाइम के अंदर वो जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी, देन ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। पर अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, then if its performance is by the fraud of a person interested in the non-fulfillment of the condition rendered impossible or indefinitely postponed, the condition shall as against him be deemed to have been fulfilled. बट अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है और कंडीशन ही ऐसी है जिससे वो डिफ्रॉड करना चाहते हैं कि वो कंडीशन कभी फुलफिल ही ना हो इन द इनडेफिनाइट पीरियड, तो फिर हम मान लेंगे कि वो कंडीशन फुलफिल हुई थी। सेक्शन 35, इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। अगर कोई पर्सन ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है और ऐसे कोई ट्रांजैक्शन में पार्ट लेता है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके बेनिफिट किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है एंड एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन कन्फर्स एनी बेनिफिट टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ हम 3 एग्जाम्पल लेंगे, ए बी सी। ए कोई प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर रहा है जिसका कोई राइट ए के पास नहीं है, बट इन रिटर्न ए सी से कुछ ले रहा है या उसको कुछ दे रहा है। मतलब ए और सी में कोई अग्रीमेंट था, ए सी को कुछ देगा, इन रिटर्न सी की प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करेगा। दैट इज इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी एंड वर्थ ₹800। प्रॉपर्टी किसकी है? सी की। ए ने वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र की? बी को, गिविंग बाय द सेम इंस्ट्रूमेंट ₹1000 टू सी। C elects to retain the farm, he forfeits the gift of 1000। मतलब अब यहाँ इलेक्शन के पहले ही A, अभी यहाँ पे क्या हुआ, C की 800 की प्रॉपर्टी A B को बेच रहा था बट C ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, C ने वो फॉरफिट कर दिया 1000 का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आगे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। सो इन दैट केस हम उसको वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऐसा नहीं मानेंगे। दूसरा इलस्ट्रेशन है, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की बी को, ए ट्रांसफर्स टू बी एन एस्टेट टू विच सी इज़ एंटाइटल। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जिसका ओनरशिप सी के पास था, और सेम ट्रांजैक्शन में ए ने क्या बोला सी को, मैं कोल माइन दूंगा। सी ने कोल माइन ले ली, तो अब सी ने कोल माइन एक्सेप्ट की, मतलब अब ए वो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर सकता है। If it does not within 1 year after the date of transfer signify to the transferor or his representative his intention to confirm or to dissent from the transfer, the transferor or his representative may, upon the expiration of that period, require him to make his election, and if it does not comply with such requisition within a reasonable time after he has received it, shall be deemed to have been elected to confirm the transfer। अगर 1 साल तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मान लेंगे कि वो इलेक्शन कंफर्म हुआ था एंड देन ए कैन ट्रांसफर इट टू बी। अगर कोई डिसेबिलिटी है या इलेक्शन पोस्टपोन होता है अंटिल द डिसेबिलिटी सीजेस और अंटिल द इलेक्शन इज मेड बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। Section 36, apportionment of periodical payments or determination of interest of person entitled. In the absence of a contract or local usage to the contrary, all rents, annuities, pension, dividend and other periodical payments in the nature of income shall upon the transfer of interest
of the person entitled to receive such payment be deemed as between the transferor and transferee to accrue due from day to day and to be apportionable accordingly, but to be payable on the days appointed for the payment thereof. सेक्शन 37 अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन टू सेवरेंस, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऐसा है कि प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा लोगों में डिवाइड करनी है फॉर द बेनिफिट ऑफ 1 to several ओनर्स, तो फिर करस्पॉन्डिंग ड्यूटी रहेगी इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी कि उस प्रॉपर्टी को हम प्रॉपरली डिवाइड करें, द शेयर टू बी डिवाइडेड प्रॉपरली, provided that the duty can be severed and that severance does not substantially increase the burden of the obligation. But अगर ड्यूटी सेवर्ड नहीं हो सकती, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, and it increases the burden of obligation, the duty shall be performed for the benefit of such one of the several owner as they shall jointly designate for that purpose. Provided that no person on whom the burden lies, जिस भी पर्सन पे बर्डन है, shall be answerable for failure to discharge it in the manner provided by this section unless and until he has had reasonable notice of the severance. Nothing in this section applies to leases for agriculture purposes unless and until the state government by notification in the official gazette directs so. इसका illustration देखते हैं. A sells to B, C and D a house situated in a village and leased to E at an annual rent of ₹30 and delivery of 1 fat sheep. तो अब क्या बोला था, B have provided half of the purchase money and C, D 1/4 each. मतलब B को आधी प्रॉपर्टी जाएगी, C को 1/4, D को 1/4. E having notice of this must pay ₹15 to B. तो E किसको पे करेगा, और वो प्रॉपर्टी B, C, D को गई और वही प्रॉपर्टी E ने लीज पे ली ₹30 पे. अब इसका जो इनकम है वो किस बेसिस पे जाएगा, बेनिफिट ऑब्लिगेशन के बेसिस पे. ₹30 में से 15 जाएगा B को, 7.5 जाएगा C को, 7.5 जाएगा D को, और जो शिप है एंड मस्ट डिलीवर द शिप अकॉर्डिंग टू द जॉइंट डायरेक्शन ऑफ B, C एंड D, और शिप की डिलीवरी जॉइंट डायरेक्शन पे होगी. नंबर 2, in the same case, each house in the village being bound to provide 10 days labor each year on a dick to prevent in addition, E had agreed as a term of his lease to perform this work for A, B, C and D severally require E to perform the 10-day work due on account of the house of each. E is not bound to do more than 10 days work in all according to such direction as B, C and D may join in giving. मतलब जहाँ पे joint transfer हुआ है वहाँ पे किसने कितना पे किया है, कौन कितना बर्डन उठा रहा है और किसका कितना प्रॉपर्टी पर राइट है, उसके अकॉर्डिंग वो बेनिफिट एंजॉय करेगा फ्यूचर में. सो आई होप यू आर क्लियर विद इट. एक बार फिर से सिनॉप्सिस गो थ्रू करते हैं. इसमें हमने देखा था कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन एन्जॉयमेंट डिफिटिंग, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशंस है तो उनको वॉइड माना गया है. ट्रांसफर्स टू अनबॉर्न पर्सन 13, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी लाइफ टाइम के बाद, आफ्टर लाइफ टाइम, एंड accumulation of income, vested and contingent interest. Contingent interest मतलब which depends on an event which may or may not happen. Conditions precedent and subsequent. Conditional transfers, किसी condition पे transfer करना कि अगर ये condition fulfill हुई so property will be transferred to you. Doctrine of election, apportionment 35 to 37. So I hope you understood. Thank you.